हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 का कम्युनिकेशन जो हमारा यूनिट है, इसका ये क्लास नंबर 10 है। देखिए, हमने तो वैसे फॉर्मली कल ही इस यूनिट को सोचा था कि क्लोज़ कर देंगे और मैंने बोला भी था, बट फिर कुछ लर्नर्स ने बोला कि भाई मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बता दीजिए, तो इसलिए जो है एक और एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने सोचा ऐड करूं। मैंने वैसे तो ग्रुप में भी समझाया था इसे, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन करने से एक जितने लोग हैं क्लास से जुड़े हुए उन सभी को एक साथ पता चल जाएगा और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल लेक्चर बनाते हैं, तो काफ़ी डिटेल में लेक्चर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे और फिर देखते हैं। देखिए, ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे आज कि कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स होते हैं और जो सिस्टमेटाइज करने में बहुत इस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को सिस्टमेटिक बनाने में हेल्प करती हैं, हमें बताती हैं कि हमें इस ओवरऑल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को कैसे फुलफिल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं ना, क्या होते हैं, ये फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है? एक आपको आधारशिला दे देगा, एक ओवरऑल एक फ्रेम आपको प्रोवाइड कर देगा, एक ब्लूप्रिंट की तरह ये काम करता है, जिससे आपको क्या मिलता है, एक गाइडेंस मिलता रहेगा कि आपको अपना कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे बेहतर बनाना है, आपका कम्युनिकेशन जो है वो कैसे इफ़ेक्टिव बन सकता है। ठीक है, और कैसे आप नॉइज़ को कम कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो करेक्ट मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, और ये ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस काम कैसे करता है, इसके बारे में भी कम्युनिकेशन मॉडल हमें समझाता है। देखिए, कम्युनिकेशन मॉडल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग थिंकर्स ने, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए होंगे। ठीक है, देखिए, तो जब जो हमारी ये कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है ना, इसको समझने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने अलग अलग मॉडल्स जो है वो डेवलप किए। और ये मॉडल जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरह काम करती हैं। ये हमें क्या करता है, ये हमें जो है हमारे मैसेज को हम कैसे क्रिएट करें, कैसे ट्रांसमिट करें और कैसे उसको रिसीव किया जाएगा, एनकोडिंग से लेके डिकोडिंग तक, सेंडर से लेकर रिसीवर तक, फीडबैक कहाँ से देना है और कैसे जो है उस फीडबैक के ऊपर काम किया जाए, इन सारी चीज़ों पे बात हुआ है अलग अलग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में इन्हीं कम्युनिकेशन मॉडल्स को और इनके मल्टी फेसेटेड नेचर को, यानी कि बहुमुखी प्रकृति को हम देखेंगे और कैसे ये हेल्प करते हैं हमें बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो है अरस्तु का, यानी एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है ये? तो जो अरस्तु का मॉडल है ना, ये अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ओवरऑल 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, मेन मोटा मोटी इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें 3 एलिमेंट्स के ऊपर बात हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है स्पीच और तीसरा होता है क्या, ऑडियंस। ठीक, तो स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, ये 3 चीज़ें हैं, इसमें मेन 3 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा मॉडल घूमता है। ठीक है, स्पीकर, यहाँ से मैसेज का स्टार्टिंग हो रहा है, मैसेज क्या है वो स्पीच में आ जाएगा, और ऑडियंस जो रिसीवर एंड पे हैं उनको बोला गया है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये जोर डालता है, ये एम्फेसाइज करता है। देखिए, अनुनय पर जोर देता है। ठीक है, रियोटोरिक। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिबिलिटी के बारे में बात किया जाता है। जो भी आप बोलें वो इथॉस हो, क्रेडिबल हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो हम कहें कि फैक्ट अगर आप बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस बेस्ड हो। फिर पैथोस के ऊपर बात होता है। ठीक है, पैथोस मतलब इमोशनल अपील। वहाँ पे आप इमोशंस जो है अपने मैसेज में जोड़ें और लॉजिक को बिल्कुल ना भूलें। 3 चीज़ है, देखिए, इथॉस, पैथोस और लोगोस, ये जो है तीनों चीज़ों पे बात किया गया है। और ये जो है लॉजिकल अपील, इमोशनल अपील एंड क्रेडिबिलिटी, इन तीनों के बारे में बात किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, थोड़ा प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे एक ऑडियंस को पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। ठीक है, अपने वर्ड्स से। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो कुछ ना कुछ क्रेडिबल एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे अपने लाइफ से जुड़े हुए, जिससे आपको विश्वास हो कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वो सही है। इसके बाद वो इमोशनल अपील करेंगे, वो आपके पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे, आपके करंट कंडीशन के बारे में बात करेंगे, और फिर लॉजिक देंगे वो कि आप ये करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो ये तीनों
तरीके से आपको जो है ना ये अरिस्टोटल मॉडल जो है ना ऐसे कहता है कि ये 3 एलिमेंट स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एम्फेसाइज करता है कि भाई आप अगर बेहतर कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मैसेज में इथॉस, पैथोस और लोगोस यानी क्रेडिबिलिटी, इमोशनल अपील एंड लॉजिकल अपील या लॉजिक होना जरूरी है। तो ये था अरस्तु का मॉडल यानी एरिस्टोटल्स मॉडल। आगे बढ़ते हैं, शैनन एंड वीवर्स मॉडल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है शैनन एंड वीवर्स मॉडल। इसको 1940s में डेवलप किया गया था, 1940 में। ये जो है ना एक लीनियर मॉडल है, ठीक है, लीनियर मॉडल है। यहाँ पर देखिए एक सेंडर है, एक मैसेज है, चैनल है, नॉइज है, रिसीवर है। कम्युनिकेशन जो है ना इसको वन वे प्रोसेस की तरह दिखा गया। वन वे प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से सेंडर ने भाई एक मैसेज अपना जो है तैयार किया, मैसेज जो है वो एक चैनल के थ्रू उन्होंने भेजा। हो सकता है कि यहाँ पर कहीं अगर नॉइज़ आ जाए तो आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फीडबैक के बारे में कोई बात नहीं किया गया। तो देख रहे हो कि मैसेज जो है वो सीधा एक ही तरफ जा रहा है, मतलब ये वन वे प्रोसेस है, और इसीलिए इसको लीनियर मॉडल भी बोला गया है, लीनियर मॉडल, है ना। तो अगर आप जैसे एक लेटर को भेज रहे हैं कहीं और बीच में ऐसा हो जाए कि वो लेटर जो है वो कहीं खो गया, है ना, तो नॉइज़ आ सकता है आपके ओवरऑल उसमें, लेकिन फीडबैक तो मिला नहीं, सामने वाला पर्सन को तो पता नहीं चला, तो यहाँ फीडबैक का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो शैनन वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें एक सेंडर है जो कि मैसेज को एनकोड करते हैं, एक चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिट करते हैं उस मैसेज को रिसीवर तक, ठीक। तो बस यहीं पे आके ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है और वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए इसको हम वन वे प्रोसेस कहते हैं, या फिर हम इसको लीनियर मॉडल बोलते हैं, है ना। 1940 में इसको रेडी किया गया था। तो ये था शैनन एंड वीवर का मॉडल। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा तीसरा मॉडल है ये है स्क्रैम्स मॉडल या फिर श्रामम का मॉडल, ठीक है। तो विल्बर स्क्रैम जो है, इन्होंने क्या किया, जो शैनन एंड वीवर का जो मॉडल हमने देखा, जो कि वन वे प्रोसेस था, जो कि एक लीनियर मॉडल था, इसको इन्होंने फीडबैक इसमें लगा दिया। तो देखिए कितना वो तो परफेक्ट था, क्योंकि देखिए वहाँ पर सेंडर, फिर मैसेज इनकोड हुआ, फिर एक चैनल के थ्रू वो मैसेज को पहुँचाया गया। अगर इधर कहीं नॉइज़ अगर आना हो तो यहाँ नॉइज़ आ गया, फिर ये रिसीवर थे। फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक नया स्टेप जोड़ दिया, फीडबैक, ठीक। और ये फीडबैक जुड़ते ही ये वन वे मॉडल जो है ना ये टू वे प्रोसेस हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जैसे ही रिसीवर एंड से फीडबैक दिया जाता है तो रिसीवर जो होते हैं ना ये सेंडर बन जाते हैं, सेंडर की तरह काम करने लगते हैं, और जो सेंडर हैं ये रिसीवर की तरह काम करने लगते हैं, ठीक। तो फीडबैक से क्या हुआ, ये जो है इंश्योर किया गया, फीडबैक से ये जो है वो सुनिश्चित किया गया कि जो सेंडर और रिसीवर है ना इनके बीच में जो है वो एक कहते हैं ना कि आदान प्रदान वाली जो स्थिति है कि एक्सचेंज वाला यहाँ पे था। यहाँ पे वन वे प्रोसेस नहीं बल्कि एक टू वे प्रोसेस हो गया, है ना। तो यानी कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है मैसेज में, या फिर कुछ त्रुटि हुई है, कुछ नॉइज़ अगर आ गया है मैसेज में, तो वो रिसीवर सेंडर को पहले पता चल जाता था, क्योंकि रिसीवर क्या करते थे, वो फीडबैक दे देते थे। एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक मान लीजिए कि एक ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा है जहाँ पर दोनों पार्टिसिपेंट, दोनों प्रतिभागी जो है ना वो एक दूसरे के विचारों का जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, फिर वो एक एग्जांपल हो जाएगा स्क्रैम्स मॉडल का। बस इतना याद रखिए कि जो स्क्रैम्स का मॉडल है ये शैनन एंड वीवर के मॉडल में फीडबैक को ऐड कर देता है। बस जैसे ही आपने फीडबैक ऐड किया वो स्क्रैम्स का मॉडल हो गया। देखिए स्क्रैम का मॉडल ये है, और देखिए यहाँ पर जैसे एनकोडर इंटरप्रेटर होता है ना, और ये इन्होंने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया, चैनल के थ्रू भेजा, यहाँ पर रिसीवर हैं, इन्होंने डिकोड किया, फिर यहाँ से एक फीडबैक वाला जैसे ही प्रोसेस हुआ ये इंटरप्रेटर बन गए, इन्होंने मैसेज को इनकोड किया और यहाँ से फीडबैक भेजा, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक भेजा, और जैसे ही यहाँ गया तो ये फिर इन्होंने डिकोड किया उस फीडबैक को। तो ये स्क्रैम्स का मॉडल ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें शैनन एंड वीवर मॉडल में अगर फीडबैक को आप ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है स्क्रैम्स का मॉडल। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा चौथा मॉडल है कैट्स टू स्टेप फ्लो मॉडल, तो इसको पॉल लॉजर्सफेल्ड और एलीह कैट्स द्वारा पेश किया गया था। ये मॉडल जो है ना वो क्या करता है, मीडिया से व्यक्तियों तक सीधे प्रभाव के विचार को चुनौती देता है, ठीक है। ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो होता है ना मीडिया का इंडिविजुअल्स पे, उसको ये चुनौती देता है, ठीक। ये सजेस्ट करता है क्या
कि जो मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो क्या करता है, ये सजेस्ट करता है कि जैसे मीडिया जो है पहले क्या करता है कि अपने इम्पैक्ट से नेताओं को प्रभावित करता है, तब जो है, ठीक है, तब वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। ये भी कहता है कि जो है वो जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है। यहाँ भी बताया जाता है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो टू वे प्रोसेस है। और ये क्या कहता है कि इसको अगर मैं सिंपल, बिल्कुल ही अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ ना, जो कैट्स का, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाता है, जो कैट्स का 2 स्टेप फ्लो मॉडल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, और देखिए उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो कैट्स का 2 स्टेप मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि जो मीडिया मैसेज है ना ये पहले ओपिनियन लीडर्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद ये दूसरों को, सोसाइटी में जो दूसरे हैं उनको ये करता है इन्फ्लुएंस। तो मतलब ओपिनियन लीडर कौन होते हैं? जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब कम्युनिकेशन से ओपिनियन लीडर्स को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया तो ये खुद ब खुद जो है वो सोसाइटी में उस चीज़ को का प्रचार कर देंगे, ठीक। और ये कहता है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली नहीं जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्टली आप सभी तक नहीं पहुंचा सकते हो, डायरेक्टली सभी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हो, बल्कि ये इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स के थ्रू पहुंचेगा। ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस है लोगों में, तो उनके थ्रू आप पहुंचाओगे तो ये ज़्यादा ब्रॉडर रीच होगा जो इन्फॉर्मेशन होगा। और अच्छा, इसका सबसे एक एग्ज़ाम्पल ऐसा दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, आप कोई इंटरव्यू देख रहे हो और उस इंटरव्यू में आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना ब्लैक कलर का पानी पीते हैं, ब्लैक वाटर पीते हैं, है ना। आप देख के एक बार सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये कैसा पानी है। और वो पानी जो है वो अगर आप टेस्ट करोगे वो नॉर्मल पानी की तरह टेस्ट करता है, लेकिन वो ब्लैक वाटर होता है। आपको इंट्रिग करेगा वो चीज़, बहुत आप सोचोगे इस बारे में। और आप देखोगे कि बहुत इन्फ्लुएंसल लोग, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनका फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो ब्लैक वाटर पी रहे हैं, ऐसा आप देखोगे, है ना। और उसके बाद उस ब्लैक वाटर को लेने की इच्छा आपके अंदर भी होगी कि भाई क्या है इस पानी में। फिर कहीं पे लोग उस ब्लैक वाटर को अप्रिसिएट करते हुए भी आपको मिल जाएंगे, जो इन्फ्लुएंसल लोग होंगे वो बोलेंगे कि ये ब्लैक वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है। अल्कलाइन वाटर क्या होता है? आप देखते हो ना कि जैसे आप मटके का जो पानी पीते हो ना वो भी अल्कलाइन होता है, ठीक, वो भी एक अल्कलाइन वाटर ही होता है। तो उसमें पीएच जो है काफ़ी बैलेंस्ड होता है उसमें। तो जो ये ब्लैक वाटर है ये अल्कलाइन वाटर होता है और उसी के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। जो इन्फ्लुएंसल लोग हैं ये ब्लैक वाटर आपको पीते हुए दिख जाएंगे, उसके बारे में कुछ बातें करते हुए दिख जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक नया प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्लैक वाटर, और बहुत लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि देखने में ये अजीब सा लगता है कि कोई गंदा पानी है ये, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं है ना। और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, कैसे? वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि लोगों ने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग इसको पी रहे हैं तो भाई हमें भी पीना चाहिए, हो सकता है इसके हेल्थ बेनिफिट हो, है ना। और इसीलिए फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से फैल गया और ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो यही होता है कैट्स का 2 स्टेप फ्लो मॉडल, 2 स्टेप में। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो 2 स्टेप में फैला। एक तो भाई ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको इन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने पॉपुलर लोगों को पिच कर दिया और पॉपुलर लोगों को बोला कि सर आप अगर ये ब्लैक वाटर पीते हुए पब्लिक में अपीयरेंस करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। वो लोग फिर उस चीज़ को लेके पब्लिक में जो है काफ़ी ज़्यादा उठते बैठते हुए पीते हुए दिख जाएंगे और उस चीज़ को फिर कहीं कहीं अप्रिसिएट करेंगे और उससे फिर जो है दूसरे लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है एक 2 स्टेप में ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैट्स का 2 स्टेप फ्लो मॉडल। इसको इंट्रोड्यूस किया था पॉल लाजसफेल्ड एंड एलिहू कैट्स ने। तो देखिए कितना आसानी से हमने समझा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल को। आगे बढ़ते हैं और फ्रैंक डांस का हेलिकल मॉडल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फ्रैंक डांस का हेलिकल मॉडल है ना, इसमें लीनियर और इंटरैक्टिव दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी रैखिक और इंटरैक्टिव दोनों तत्व शामिल हैं। ये क्या सजेस्ट करता है कि कम्युनिकेशन जो है ना ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये क्या कहता है कि एक सतत, एक डायनेमिक, एक गतिशील प्रक्रिया है कम्युनिकेशन, जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिविजिट कर सकते हैं
ठीक है, और अपने अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में बढ़ा सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अगर वो फीडबैक और एडेप्टेशन करें तो। ठीक है, अगर वो अपने ऑडियंस को समझने लगे, ऑडियंस के अपने नॉलेज को समझें कि उनके ऑडियंस को वो ऑडियंस उनका क्या चाहता है सुनना, क्या कौन सा कंटेंट उनको पसंद आ रहा है, अगर उसको वो समझने लगें और अपने फीडबैक और उनके जो ऑडियंस है उनके फीडबैक को अगर वो ध्यान दें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो उससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है ना वो बेहतर बनता जाएगा। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, एक गतिशील, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये बोलता है कि भाई इसमें आप लगातार आपको चेंज करते रहना होगा अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ठीक है, और ये इसको आप ऐसा सोचिए कि जैसे एक कंटिन्यूस डायलॉग, एक निरंतर संवाद जो है, जहाँ पर जो भी इंसाइट्स है ना वो इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ऑनगोइंग डिस्कशन के थ्रू। कैसे कि जैसे आपने कोई डिस्कशन चालू किया, सामने से उसका जवाब जैसा आएगा उसके हिसाब से फिर आप कंटेंट दोगे। आप देखोगे, आप कोई क्वेश्चन प्रूव करोगे, कहीं क्वेश्चन आप पूछोगे, अगर सामने से उसका जवाब नहीं आएगा तो फिर आप उसका अगला क्वेश्चन कैसे पूछ पाओगे, पहले उस क्वेश्चन को क्लियर करोगे। तो वैसे ही आप अडाप्ट करोगे, अपने ऑडियंस के नॉलेज को समझोगे, उनके नीड्स को समझोगे और उसके हिसाब से फिर जो है ना उनके फीडबैक के हिसाब से कम्युनिकेशन को जो है अपने संचार की प्रक्रिया में बदलाव लाओगे। और ये इसको हम बोलते हैं हेलिकल मॉडल। ठीक है, अच्छा, तो आई होप कि ये वाला मॉडल आपको जो हेलिकल मॉडल है ना ये आपको समझ में आ गया हो। और इसको देखेंगे, देखिए हेलिकल मॉडल जो है ना, हेलिकल क्यों बोलते हैं इसको, तो देखिए हेलिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलिकल क्या होता है, एक ये जो है ना एक ऐसा ऐसा एक शेप समझ लीजिए बस। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे कोई एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली अप एंड डाउन यहाँ पे चल रहा है ना ये पूरा, इसी को बोलते हैं हम हेलिकल मॉडल। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कंटिन्यूसली जो है वो डायलॉग हो रहा है, ऐसा लगेगा कि उसका कोई एंड ही नहीं होगा। कई बार आप बेयरिंग ऐसा देखे होगे है ना, कि एक तरफ जो है ऐसा कुछ रहता है और इधर से भी ऐसे रहता है, और ऐसा देखने में लगेगा कि वो उसका एंड ही नहीं, और आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अगर बेयरिंग घूमता है तो बहुत अच्छे तरीके से ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। वैसे ही ये कंटिन्यूस डायलॉग जो है ना वो क्या करता है कि जैसे जैसे आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करते रहते हो, उनके चीज़ों को समझते रहते हो, उनके नीड्स को समझते हो और उसके हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को अडेप्ट करते हुए और उनके फीडबैक को लेते हुए आगे बढ़ाते रहते हो और बेहतर करते रहते हो अपने कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम हेलिकल मॉडल। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं और ट्रांजैक्शन मॉडल देखते हैं। तो देखिए, जो ट्रांजैक्शन मॉडल है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेन देन मॉडल यानी ट्रांजैक्शनल मॉडल है, यहाँ पर लेन देन होगा। ये मॉडल जो है ना ये कम्युनिकेशन को ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस कहता है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस कहता है। मतलब कि जहाँ पर ऐसा होता है कि ये ऑन गोइंग तो है ही, सतत है, इसके साथ में ऐसा है कि जहाँ पर लगातार यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पहले मैसेज भेज दिए फिर सामने वाला मैसेज भेज, आपने बोला फिर सामने वाले ने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जब सेंडर कुछ बोलता है तो वो सेंडर होता है, फिर रिसीवर कुछ बोलेगा तो ये सेंडर हो जाता है, ये रिसीवर हो जाता है ना। तो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूसली लगातार जो है ना मैसेजेज एक्सचेंज होते हैं, मैसेज का आदान प्रदान होता है यानी संदेश का आदान प्रदान होता है। और ये क्या करता है, ये म्यूचुअल इन्फ्लुएंस यानी आपसी प्रभाव पर जोर डालता है, और शेयर्ड मीनिंग मतलब साझा अर्थ पे, मतलब दोनों लोगों के लिए ना उसका जो भी मैसेज दिया जा रहा है उसका कुछ अर्थ निकले, है ना, उस पर ये ध्यान देता है। तो जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो ना, एक शॉपकीपर अपने शॉप में बैठा हुआ रहता है। ठीक, आप जाते हो, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप क्या करते हो, आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक यूपीआई का इनका क्यूआर लगा हुआ है, आपने स्कैन किया यूपीआई का कोड और एक प्रोडक्ट आपने लिया और चल दिए। तो एक ट्रांजैक्शन हुआ ना यहाँ पे, यूपीआई से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, उन्होंने आपको जो है प्रोडक्ट दिया, आप चले गए। तो एक ट्रांजैक्शन ये लगातार साइमल्टेनियसली हुआ। वैसे ही ये भी यहाँ पर आपने मैसेज दिया, वहाँ पर उधर से मैसेज का रिप्लाई आया, तुरंत तुरंत ऐसा एक साथ ही हो रहा है ये। और ये जो है ना दोनों के लिए म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हुआ इसका, यानी कि आपस में जो है वो ये जो है वो म्यूचुअली यानी कि एक साझा तरीके से ये इसका अर्थ भी निकाला गया और इसका प्रभाव भी पड़ा। तो ट्रांजैक्शन मॉडल ऐसे होता है। एक होता है बर्लो का SMCR मॉडल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है।
इसको डेविड बर्लो ने डेवलप किया था। ये मॉडल फोकस करता है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, 4 कंपोनेंट पे। देखिए, जो एस होता है वो होता है सोर्स, जो एम होता है ये होता है मैसेज, जो सी होता है ये होता है चैनल, और जो आर होता है ये होता है रिसीवर। ठीक है, तो ये हाईलाइट करता है किस चीज़ को, कि मैसेज को एनकोड करना और डिकोड करना कम्युनिकेशन प्रोसेस में कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा का पूरा फोकस होता है। और एसएमसीआर मॉडल में सोर्स, जहाँ से, जैसे आप सेंडर भी कह सकते हैं, जो सोर्स होता है जहाँ से मैसेज बनता है, फिर वो चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है, तो इसको हम बोलते हैं बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो देखिए, जो बर्लो का एसएमसीआर मॉडल है ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो 4 स्टेप में होता है। यहाँ पर हर स्टेप में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कम्युनिकेशन का आउटकम कैसा होगा। जैसे सोर्स में हमने देखा कि सोर्स का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, सोशल सिस्टम कैसा है जिसमें वो रह रहा है, और कल्चर कैसा है जिसमें वो पला बढ़ा है। इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा मैसेज इनकोड करेगा, है ना। उसका कम्युनिकेशन स्किल अगर ख़राब हुआ तो वो काफ़ी जो है वो एररफुल मैसेज एनकोड कर देगा, या फिर उसका एटीट्यूड अगर सही नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोस्टफुल मैसेज हो जाएगा जो कि सामने वाले को पसंद नहीं है। नॉलेज अगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वेग मैसेज वो कर देगा, है ना। अगर वही मीडियम की बात करें, देखिए कंटेंट कैसा है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, कैसा ट्रीट किया गया है, स्ट्रक्चर क्या है जो मैसेज है उसका, और कोड कैसे किया गया है, इन सारी चीज़ों पे मीडियम का चुनाव करोगे कि भाई कंटेंट ऐसा है तो उसके हिसाब से, अगर कंटेंट वीडियो के फॉर्मेट में है तो उसी हिसाब से आपको मीडियम भी वैसा ही चुनना पड़ेगा जिसमें वीडियो फॉर्मेट में मैसेज को भेजा जा सके। आपने समझा ना इसको। वैसे ही चैनल को देखें तो देखिए यहाँ पर मतलब कैसा, जैसे कि मान लीजिए कि सुनने वाली चीज़ें हैं, देखने वाली चीज़ें हैं, टच करने वाला, स्मेल करने वाला, टेस्ट करने वाला क्या है, उसके हिसाब से उस चैनल को भी आप चूज करोगे, है ना। और रिसीवर एंड पे भी फिर डिकोड करना है तो कम्युनिकेशन स्किल रिसीवर का कैसा है, एटीट्यूड रिसीवर का कैसा है, उसके हिसाब से वो मैसेज को समझेंगे। नॉलेज कैसा है उसके हिसाब से वो डिकोड कर पाएंगे, किस सोशल सिस्टम में रहें और क्या कल्चर है उनका, उसके हिसाब से उस मैसेज को वो भी डिकोड करेंगे। तो देखिए, एसएमसीआर मॉडल के हर स्टेप पे हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के आउटकम को, और इसी से हमने ये एसएमसीआर मॉडल भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। 8वां जो हमारा मॉडल है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मॉडल। क्या करता है, ये एग्जामिन करता है कि भाई जो भी बिजनेस के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, नाम से ही पता चल रहा है ना कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेस के भीतर कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देता है। ये एम्फेसाइज करता है कि कौन कौन से फॉर्मल चैनल्स हैं, कौन कौन से इनफॉर्मल चैनल्स हैं, हायरार्की कैसी है। मतलब हायरार्की मतलब समझते हो ना कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है कि यहाँ पर सुपीरियर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सबऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर आपके कॉलिग्स होते हैं जिनको आप पीयर्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपके साथ जो बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके हेड होते हैं जो सुपीरियर होते हैं, है ना। तो ऐसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन जो है वो चेंज होता है। आप अगर इनको भेजना है तो काफ़ी फॉर्मल मैसेज भेजोगे, अगर आपने पीयर्स की बात कर रहे हो कुछ जो कि ऑफिस से रिलेटेड नहीं है तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। वही अगर ऑफिशियल वर्क के रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो तो फॉर्मल होगा, ठीक। और इसका जो है इम्पैक्ट क्या होता है, जो इस ओवरऑल कम्युनिकेशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन कैसा वहाँ पर हो रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज़्यादा फॉर्मल अगर कल्चर है तो उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मॉडल में। अगला देखते हैं कल्चरल आइसबर्ग मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग, जैसे आइसबर्ग में अलग अलग लेयर होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कल्चर में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ लेयर ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं जैसे सिंबल्स, रिचुअल्स, और कुछ लेयर ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं जैसे कुछ वैल्यूज़, कुछ बिलीव्स। आप भी कोई ना कोई कल्चर को फॉलो करते होगे, कोई जो है वो अपना हिंदुज़म फॉलो करता है, कोई जो है वो इस्लाम फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, कोई बुद्धिज़्म, कोई जैनिज़्म। सभी का अलग अलग जो है वो बिलीफ है रिलीजन में, ठीक है, अलग अलग कल्चर है। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपका कल्चर अलग है, जो साउथ इंडियन लोग हैं उनका कल्चर अलग है ना। तो कुछ तो चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे आप देखते हो कि जो साउथ के लोग होते हैं ना वो लुंगी पहनते हैं और ऊपर शर्ट पहनेंगे, है ना, और वो लुंगी पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, और ऐसे मतलब एक यहाँ पर रखेंगे गमछा, है ना।
और वैसे ही अपने जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनका पहनावा काफ़ी डिफरेंट है उसमें भी। जैसे पंजाब के लोग हैं तो जो सिख हैं तो उनको पग पहनना यानी पगड़ी पहनना इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो जो भी लोग ऐसे हैं तो कुछ लोग जो है वो जीन शर्ट पहनना पसंद करते हैं। अगर यूपी और बिहार में आप आओगे तो यहाँ पजामा कुर्ता और धोती कुर्ता का भी काफ़ी ज़्यादा चलन है, गमछा का चलन है यहाँ भी। तो ये तो विजिबल हो गया जो सिंबल्स हैं। फिर रिचुअल जो कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो है इधर क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा पर्व जो मनाए जाते हैं जैसे शिवरात्रि, इसको काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो छठ पूजा, इसको काफ़ी बेहतर तरीके से मनाया जाता है। इसके अलावा जो दिवाली है, होली है, इसको वही अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं ना वो अलग होते हैं। वहाँ फिर ओणम, पोंगल, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। वही अगर हम बैसाखी की बात करें तो पंजाब एरिया में बैसाखी बहुत अच्छे से मनाया जाता है ना। तो अलग अलग फेस्टिवल्स हो सकती हैं। जो ईद है वो मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे जो है ये रिचुअल्स, ये सिंबल्स, ये विजिबल होते हैं। कुछ इनविजिबल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे हर रिलीजन का, हर कल्चर का अलग वैल्यू हो सकता है। हमारे यहाँ इंडिया में पैर छूना एक रिस्पेक्ट दिखाना होता है। अगर किसी का पैर छूते हो आप, उनका आशीर्वाद लेते हो, अपने बड़ों का, अपने गुरुजन का, तो वो क्या होता है, एक आपकी वैल्यू दिखाती है। लेकिन अगर वही आप वेस्ट में चले जाओ, जैसे कि आप चले गए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए वगैरह में, वहाँ पे पैर छूना मतलब काफ़ी अजीब चीज़ मानी जाएगी। लोगों को लगता है कि मतलब वो आप जो है ना, आपका जो ये मतलब इनह्यूमन है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये आप उनका बिलीफ अलग हो सकता है जो कि इनविजिबल होता है, तो वैल्यू बिलीफ जो है वो अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं कल्चर के, ठीक। और अगर ये जो है ना हम इसको समझते हैं तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कल्चर का इन्फ्लुएंस कैसा होता है कम्युनिकेशन पे, ठीक है। अलग अलग संदर्भ में हम देखते हैं कि संचार को कैसे ये प्रभावित करती है संस्कृति, इसको समझने में मदद करता है हमें कल्चरल आइसबर्ग मॉडल। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आखिरी मॉडल अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फेस नेगोशिएशन थ्योरी। यहाँ पर क्या होता है, ये से स्टेला टिंग टूमी, इसको नाम आप एक बार देखिए, स्टेला टिंग टॉमी या टूमी, इन्होंने इसको डेवलप किया था। ये थ्योरी कहती है कि कैसे जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना अलग अलग कल्चर्स के, वो मैनेज करते हैं, ठीक है। आप फेस सेविंग और फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आत्म छवि और जो सामाजिक मानदंड है ना, इस पे विचार करते हुए संचार में कैसे जो है आप फेस सेविंग या फिर आप जो है ना वो फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो। आप सेल्फ इमेज और सोशल नॉर्म्स का भी इसमें ध्यान रखते हो, उसको ये दर्शाता है फेस नेगोशिएशन थ्योरी। तो देखिए, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए ये काफ़ी मतलब ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए मैं सिंपल वर्ड्स में एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जो फेस नेगोशिएशन थ्योरी है ना, ये कहती है कि कैसे पीपल जो है, जो लोग हैं, वो अलग अलग कल्चर्स अपने सेल्फ इमेज को कैसे मैनेज करते हैं, अपने फेस को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब अपना खुद का जो आत्म छवि होता है ना, इसको कैसे बरकरार रखते हैं, जो सेल्फ इमेज है उसको कैसे बरकरार रखते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में। ये क्या कहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बदल के या फिर एडजस्ट करके, ठीक है, अपने कल्चरल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बदल लेते हैं और उससे खुद को वो बचा लेते हैं। आप समझ रहे हो ना। ऐसा कई बार आप कुछ लीडर्स को भी करते हुए देखा होगा आपने। तो इसीलिए इसको कहते हैं फेस नेगोशिएशन थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा अलग टाइप की थ्योरी है, ये अलग टाइप का मॉडल है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है। इसको हम एक बार जो है एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो देखिए, जैसे आपने मान लीजिए फिगर आउट किया कि कैसे लोग अपने प्राइड को कोई बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा अपना इमेज का बहुत लोग ख्याल रखते हैं ना कि हमारा सोसाइटी में ऐसा इमेज बना हुआ है, तो वो वैसे ही बात करेंगे, ठीक है। अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोसाइटी में पावरफुल दिखाना चाहते हैं, तो वैसे वो बात भी करते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से उस समय पे जब वो डिसएग्री करेंगे किसी चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा जोर डालेंगे इस चीज़ पे, ठीक। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई
हम अपने आप को बचाने के लिए या फिर हम खुद को अपने सेल्फ इमेज को ठीक करने के लिए या दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो उसके लिए हम कैसे अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज कर देते हैं और कैसे हम अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कल्चर के अपने नॉर्म्स का इस्तेमाल करके और ख़ुद को और अपने इमेज को बचाते हैं। तो ये है फेस नेगोशिएशन थ्योरी। आई होप कि ये आपको समझ में आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए अगर आपको इसमें कुछ डाउट रह जाए तो फिर आप एक बार ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश मैंने किया है। तो ये मॉडल्स जो है ना, ये हमें कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनाया जा सके, क्या क्या तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के, और कैसे जो है हम कम्युनिकेशन में एक बेहतरी ला सकते हैं उसके बारे में, और कैसे हमें गाइडेंस मिलता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क की तरह ये कम्युनिकेशन मॉडल्स काम करते हैं और हमें एक पाथ दिखाते हैं, एक हमें रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स को भी ध्यान में रखते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस का भी ध्यान रखते हैं जैसा हमने यहाँ पढ़ा, और इसके साथ साथ इंटरैक्टिव नेचर का भी ध्यान रखते हैं जो कम्युनिकेशन में होता है। इन मॉडल्स के थ्रू हमने पढ़ा, काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े, जैसे SMCR मॉडल हमने पढ़ लिया, हमने वीवर का मॉडल पढ़ा, शैनन वीवर मॉडल, और इसके अलावा हमने स्क्रैम्स का मॉडल पढ़ा। ठीक है, स्क्रैम्स का मॉडल में अगर हमने फीडबैक जोड़ा तो वो शैनन वीवर का मॉडल में हमने फीडबैक जोड़ा तो वो बन गया स्क्रैम्स का मॉडल। तो ये हमने अच्छे तरीके से बहुत सारे ट्रांजैक्शनल मॉडल और ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी, और ये क्लास लेना इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स रह जाते अगर ये क्लास ना होती तो आप लोगों को भी फिर से एक बार धन्यवाद कि आप लोगों ने बोला और ये क्लास मैं लेके और इस कम्युनिकेशन के इस यूनिट को अच्छे तरीके से समाप्त कर पाया। तो अगर हम समरी में देखें तो जो कम्युनिकेशन मॉडल है ना, ये क्या करते हैं कि अलग अलग व्यू दिखाते हैं हमें, अलग अलग जो है वो तरीका दिखाते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क दिखाते हैं कि जैसे हम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, हमने एरिस्टोटल का परसुएसन सेंट्रिक अप्रोच देखा, जहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अनुनय केंद्रित दृष्टिकोण हमने देखा, और इसके साथ साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी मॉडल जो होते हैं ना, जो समकालीन मॉडल हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल मॉडल है। ठीक है, और डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन मॉडल है। इन सारे चीज़ों में हम क्या देखते हैं कि कैसे साइमल्टेनियसली अगर हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं तो उससे हमें जो है अडाप्टिवनेस या फिर अडाप्ट करके और फीडबैक के थ्रू कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, इसको भी हमने समझा। ठीक, और हर अलग अलग मॉडल का अलग अलग फ्रेमवर्क है और उसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे बेहतर होता है इस पे ही ध्यान दिया जाता है। ये मॉडल्स जो हैं ये डायनामिक, अडाप्टिव और कल्चरली नुआंस्ड एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फीडबैक का देखा गया। जैसे कि स्क्रैम्स के शैनन एंड वीवर के मॉडल में फीडबैक नहीं था, स्क्रैम्स के मॉडल में उन्होंने फीडबैक ऐड किया। कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, किस संदर्भ में बात हो रहा है, और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हुआ कि कैसे आप साझा करके जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है उसको अगर साझा करके और अपने उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। ये 10 कम्युनिकेशन मॉडल हमने पढ़े, और आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हु प्रपोज्ड द शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार आप फिर से देखिए, हु प्रपोज्ड शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, बहुत ज़्यादा अगर देखें तो इजी भी है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसी में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। संचार के शैनन वीवर मॉडल का प्रस्ताव किसने रखा? पहला है मार्शल मैकलुहन, दूसरा है क्लॉड शैनन, तीसरा है हैरोल्ड लैजवेल, और चौथा है एर्विंग गॉफमैन। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा बिना किसी डाउट के, और आप लोगों में से 100% लोग इसका सही आंसर लगा सकते हैं, नाम जब इसका शैनन वीवर मॉडल है तो इसका जो सही आंसर होगा क्लॉड शैनन, और इन्होंने ही प्रपोज किया था शैनन वीवर मॉडल को। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें कम्युनिकेशन को कैसे देखा जाता है। जो संचार के लेन देन मॉडल है इसमें संचार को किस प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहला है लीनियर एंड वन डायरेक्शनल यानी रैखिक और एक दिशात्मक, दूसरा है सर्कुलर एंड इंटरैक्टिव यानी परिपत्र और इंटरैक्टिव, तीसरा है स्टैटिक एंड अनचेंजिंग यानी स्थिर और अपरिवर्तनीय, और चौथा है वर्बल ओनली यानी केवल मौखिक। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैसा होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एक बार देखिए।
तो देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, और जब भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है, तो ये वन वे प्रोसेस तो हो नहीं सकता, तो यानी लीनियर तो हो नहीं सकता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, वन डायरेक्शनल नहीं होगा। दूसरा होता है कि देखिए ये स्टैटिक कह रहा है, स्थिर होता कहाँ है, ये तो ट्रांजैक्शन मॉडल में लगातार कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो स्थिर कहाँ है, अनचेंजिंग कहाँ है, यहाँ पे चेंज लगातार हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। केवल मौखिक कहाँ, मौखिक और लिखित के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, तो ये होगा सर्कुलर और इंटरेक्टिव। कैसे सर्कुलर होगा कि देखिए यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे ये भी सेंडर बन जा रहे हैं, ये भी रिसीवर बन जा रहा है, तो देखिए यहाँ सर्कुलर मॉडल है ना, तो ये होगा। और इंटरैक्टिव है, यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपस में संवाद हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सर्कुलर एंड इंटरैक्टिव। आगे बढ़ते हैं। विच मॉडल एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। रोल ऑफ फीडबैक को कौन सा मॉडल एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है, कौन सा मॉडल संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया की भूमिका को पर जोर देता है। पहला है लीनियर मॉडल, दूसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल, तीसरा है इंटरैक्टिव मॉडल, और चौथा है अरस्तु का मॉडल यानी एरिस्टोटल्स मॉडल। तो रैखिक मॉडल, लेन देन मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल और अरस्तु का मॉडल, ठीक है, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जहाँ भी फीडबैक के बारे में बात हो गया, तो ये वन वे प्रोसेस तो होगा नहीं, है ना, तो वन वे नहीं होगा यानी लीनियर भी नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा यानी पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर दो मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है कि भाई एक तो हो गया इंटरैक्टिव और एक हो गया है ट्रांजैक्शनल। देखिए बात करें तो ये दोनों ही ठीक लग रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शनल इंटरैक्टिव मॉडल तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, है ना, एक ट्रांजैक्शनल मॉडल हमने पढ़ा, ठीक, और ट्रांजैक्शनल मॉडल ही इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फीडबैक के बारे में बात किया जाता है, जो कि ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता है ना, ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक होता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, और इसी में क्या होता है कि आदान प्रदान करते समय आप फीडबैक भी तो देते हो ना, कोई मैसेज आपको पहुँचाया गया तो उसके बारे में फीडबैक देते हो, तभी तो आदान प्रदान हो रहा है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, है ना। और अगर हम देखें कि जो है इसका एरिस्टोटल का मॉडल क्यों नहीं होगा, तो देखिए एरिस्टोटल के मॉडल में हमने बात किया था ना कि तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, स्पीकर होता है, स्पीच होता है और ऑडियंस होता है, तीन ही चीज़ें हैं यहाँ पे। जहाँ पर बात किया जाता है किस चीज़ के पे, हमने अच्छे से पढ़ा था, इथोस, पैथोस और लोगोस। मतलब इथोस मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी, पैथोस मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमोशनल अपील, और यहाँ पर लॉजिक। इन तीनों के बारे में बात किया जाता है ना, तो ये हो जाएगा कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीकर और स्पीच और ऑडियंस तक ही बात रुक जाती है, यहाँ पर फीडबैक के बारे में बात ही नहीं होता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, जो होगा वो होगा ट्रांजैक्शनल मॉडल। आगे बढ़ते हैं, जो चौथा क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकोडिंग। एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया, डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया कम्युनिकेशन प्रोसेस में, यानी एनकोडिंग और डिकोडिंग का संचार प्रक्रिया में किसने अवधारणा पेश की। पहला ऑप्शन है रोमन जैकबसन, दूसरा है डेविड वर्लो, तीसरा है स्टुअर्ट हॉल और चौथा है विल्बर स्क्रैम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए, सोच के बताइए। तो आई होप कि अभी तक आपने इसका जो करेक्ट आंसर है वो समझ लिया हो, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो सोचा है आपने अगर स्टुअर्ट हॉल, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो है डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत है। अगर आपको नाम पता है तो आप बता पाओगे। याद रख लीजिए कि एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है ना, ये स्टुअर्ट हॉल ने दिया था, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट को, जिसमें मैसेज को एनकोड किया जाता है, डिकोड किया जाता है। स्टुअर्ट हॉल इनका नाम, ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है द SMCR मॉडल, यानी सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिकेशन मॉडल। किस कम्युनिकेशन मॉडल से SMCR मॉडल जो है ना एसोसिएट किया जाता है इसको। पहला है आपके पास रैखिक मॉडल यानी लीनियर मॉडल, दूसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल यानी लेन देन मॉडल, तीसरा इंटरैक्टिव मॉडल और चौथा है एरिस्टोटल मॉडल। तो बताइए SMCR मॉडल को किससे जो है वो संबंधित माना जाता है, किस संचार मॉडल से संबंधित माना जाता है। तो देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है, एक डायनेमिक मॉडल होता है, एक यहाँ पर टू वे
प्रोसेस होता है ना, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो ये जो है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का फीडबैक के बारे में बात ही नहीं किया गया, तो ये होगा नहीं। इंटरेक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन के बारे में बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे रिसीवर पे आके ही ख़त्म हो जा रहा है। एरिस्टोटल मॉडल जो है ना वो 3 ही एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। हमने देखा था ना कि एरिस्टोटल का मॉडल किन 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करता है। सबसे पहला बात करता है ये स्पीकर, दूसरा स्पीच और तीसरा ऑडियंस, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लीनियर मॉडल्स का करेक्ट आंसर होगा। लीनियर मॉडल क्या होता है कि जिसमें वन वे प्रोसेस होता है। ठीक है, वन वे प्रोसेस होता है, लीनियर प्रोसेस होता है। और ये भी देखिए SMCR क्या है, वन वे प्रोसेस है, सोर्स मैसेज चैनल और रिसीवर। रिसीवर पे आके आपका जो है वो कम्युनिकेशन एंड हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा लीनियर मॉडल ए। और एक असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है मैंने। तो ये देखिए जो असर्शन है वो है कि द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइजेज कम्युनिकेशन एज एन ऑन गोइंग डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, और रीज़न है कि इट एक्नॉलेजेज दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन साइमल्टेनियसली सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अलाउइंग फॉर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो संचार का लेन देन मॉडल संचार को एक चालू गतिशील प्रक्रिया के रूप में पहचानता है। यह स्वीकार करता है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक साथ संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे निरंतर बातचीत की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो बताइए कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है क्या, या फिर अभिकथन और कारण यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, या फिर जो अभिकथन है यानी कि जो असर्शन है वो सही है और जो कारण है जो रीज़न है वो गलत है, या फिर जो अभिकथन है वो गलत है यानी असर्शन गलत है और रीज़न यानी कि जो कारण है वो सही है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। एक बार अच्छे से पढ़िए, पढ़ के बताइए, आपको 10 सेकेंड देता हूँ। तो आई होप कि अभी तक आपने अच्छे से पढ़ लिया हो, उसका करेक्ट आंसर अपने मन में सोच लिया हो। देखिए यहाँ पर कह रहा है असर्शन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन को एक ऑन गोइंग, एक चलता हुआ लगातार एक गतिशील प्रक्रिया मानता है। बिल्कुल सही है। देखिए ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता ये है, ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान तभी होगा जब क्या करते हो, ये टू वे प्रोसेस होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो सामने वाला पार्टी है, जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है। तो यानी कि ये ऑन गोइंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पर जैसा 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 आपको फीडबैक मिलता जाता है, जैसा जैसा आप अडाप्ट करते जाते हो अपने जो भी आपके ऑडियंस हैं उनके नॉलेज को देखते हो, उनके रिप्लाई को समझते हो और उसके हिसाब से फिर आप अपना कम्युनिकेशन करते रहते हो। तो ये तो बिल्कुल सही है असर्शन। रीज़न क्या कह रहा है कि इट एक्नॉलेजेस दैट बोथ सेंडर, ये क्या करता है, ये देखता है कि भाई दोनों सेंडर और रिसीवर जो है ना वो लगातार एक साथ साइमल्टेनियसली जो है मैसेज को सेंड और रिसीव कर सके। ठीक है, ये भी सही है, और इससे कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हो, तो ये भी सही है। और देखिए डायनेमिक प्रोसेस और ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन, साइमल्टेनियस इंटरेक्शन। यानी कि रीज़न सही तो है ही, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है ना। तो आई होप कि आज का ये क्लास आपको जो है वो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा लंबा क्लास है लेकिन काफ़ी डिटेल में हमने देखा। जो भी आपके डाउट्स रह गए हों वो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पूछ लीजिए। आपके इन 6 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए ये बताइए, और इसके साथ साथ ये बताइए कि ये ओवरऑल क्लास आपको कैसा लगा, और जो है अपने फीडबैक जो है वो ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।